यस, आवाज आ रही है? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग इकोसिस्टम का पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक इंडिविजुअल के माइक्रो मॉलिक्यूल्स से हम लोग स्टार्ट किए थे, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बना रहा था, फिर सेल मिलकर क्या बना रहा था? टिश्यू। यस, टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन। यस, और फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल। हाँ, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म एंड देन इंडिविजुअल। फिर ये इंडिविजुअल जब ये इंडिविजुअल का ग्रुप बनता है, सेम इंडिविजुअल का ग्रुप बनेगा, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। और जब ये हाँ, और देन डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देन दे बिकम communities. Yes, community. And when the community interact with the biotic and abiotic factors, then it become ecosystem. And ecosystem of a particular geographical area, जिसमें एक डेफिनेट टाइप का आपका वेजिटेशन हो, एक डेफिनेट टाइप का क्लाइमेट हो, एक डेफिनेट टेम्परेचर हो, और वहां के इकोसिस्टम, पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग बायोम। और यही बात हो रही थी, फिर मैंने ये ग्राफ समझा दिया था कि बायोम क्या है। यहाँ पे आपको प्रिसिपिटेशन का देखना था, मींस बारिश का अमाउंट इन सेंटीमीटर, और यहाँ एनुअल टेम्परेचर। इस डायग्राम को बहुत जरूर से एकदम अच्छे से याद कर लेना, कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछली बार प्री बोर्ड में ये आया था, फर्स्ट टाइम आया था, उससे पहले ये ग्राफ नहीं आया था। नाउ फिर आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। जब हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नीच आया था। नीच मीन्स एक इंडिविजुअल के बारे में जब हम लोग कंप्लीट जानकारी लेते हैं कि वो किस हैबिटेट में रहता है, करता क्या है, उसका फंक्शनल रोल। यहाँ पे फंक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैम, फंक्शनल रोल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट ऑफ एन इंडिविजुअल, जब सारे चीज को कंसीडर करेंगे तो उसको नीच कहेंगे। आज हम लोग मेजर एबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर्स का एग्जांपल दो, कुछ एग्जांपल जिससे बायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट करता है। टेम्परेचर, सॉइल, एक्सेट्रा। अब देखो, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बहुत ही टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर मतलब केवल लाइट पढ़ लिए थे, या हॉटनेस, कोल्डनेस, ये सब पढ़ लिए थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग टेम्परेचर से कैसे एडेप्टेशन हुआ और इकोसिस्टम में कैसे वो इंडिविजुअल जो है अपने आप को एडेप्ट कर रहा है, अपने आप में कैसे चेंजेस ला रहा है, वो इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। So temperature is the most ecologically relevant environment factor. You are aware that average temperature of a land varies seasonally, decreases progressively from equator towards the pole and from plain to the mountain tops. अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तो वो अगर तुमको याद होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो वो लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो इक्वेटर से वो अगर हम लोग पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। और अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया की, तो प्लेन से टेम्परेचर, प्लेन की तुलना में माउंटेन टॉप्स पे टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू करता है। मीन्स ये एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम द सरफेस लेवल। एल्टीट्यूड जैसे बढ़ता है तो भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और लैटिट्यूडनल में इक्वेटर से जब हम लोग पोल की तरफ मूव करते हैं तो भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इस बेसिस पे जो हैबिटेट है उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की, ये कैसे डिपेंड करती है और कैसे एडेप्टेशन आता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे।
In tropical forest, in summer, there are, however, unique habitats such as thermal springs, deep sea, hydrothermal vents, where average temperature is skids from 100 डिग्री. जहाँ पे इस तरह के टेम्परेचर होंगे 100 डिग्री, वहां पे थर्मल स्प्रिंग्स होंगे जहां से खुद हॉट भाप वेपर वगैरह निकलता रहेगा. तो इस टाइप के एरिया में ऐसा वाला थर्मल स्ट्रीम और लेक्स पाए जाएंगे. In general, it is a general knowledge that mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. जो ट्रॉपिकल जो मैंगो प्लांट है वो ट्रॉपिकल ट्री है. यहाँ भी इंडिया जो है इसका कुछ रीजन ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है और कुछ टेम्परेट में. तो क्या होगा, इंडिया कभी भी कनाडा एंड जर्मनी जैसे कंट्री में जहां पे टेम्परेट रीजन है वहां अच्छे से ग्रो नहीं करेगा. उसी तरह स्नो लियोपार्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट. अब जो स्नो लियोपार्ड है वो केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा. मीन्स केरला में केरला क्या है, ठंड है कि गर्म है? हाँ, अब वहां तो हम लोग गर्म है, तो वहां तो हम लोग पोलर बियर्स को वहां नहीं देख पाएंगे. तो आखिर कुछ ना कुछ एडेप्टेशन है एंड कुछ ना कुछ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर कर रहे हैं, तभी तो हम किसी को किसी पर्टिकुलर स्पेस से उठा के कहीं भी नहीं डाल सकते हैं. अब कैमल को उठा के और पोलर बियर के पास नहीं लेके जा सकते हैं, और पोलर बियर को वहां पोलर रीजन से उठा के प्लेन रीजन में या हॉट रीजन में नहीं ला सकते हैं. तो एडेप्टेशन ये कैसे हुआ और क्या एडेप्टेशन है? You can appreciate the significance of temperature of living organism when you realize that it affects the kinetics of enzymes through the metabolic activity and their physiological functions of the organisms. अब यहाँ पे क्या होगा, इंजाइम्स का जो इसमें ये क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका हम लोग देखेंगे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो फंक्शनल है अपने इंजाइम्स के कारण, और ये इंजाइम्स काफी टेम्परेचर पीएच सेंसिटिव है. ओके, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा घटेगा, जैसे हम यहाँ रहने के आदी हैं, होमोसेपियंस के इंजाइम्स का फंक्शनल जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है या बॉडी टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. अब जैसे ही ये अगर टेम्परेचर गड़बड़ होगा तो हमारा इंजाइम ही फंक्शनल नहीं होगा और हमारा मेटाबॉलिक फिजियोलॉजी सब गड़बड़ हो जाएगी. So here we cannot adapt. So this is the reason that any organism cannot adapt anywhere, क्योंकि वो लिविंग है और लिविंग अपनी एक्टिविटी बाय इंजाइम्स करता है, और वो इंजाइम्स जो है टेम्परेचर के फंक्शन से टेम्परेचर के पर डिपेंड कर रहा है. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperatures and are called eurythermal. इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे. कहीं भी यूरी आता है ना, मीन्स ब्रॉड. एक कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि यूरीथर्मल होते हैं, वो लार्ज स्ट्रैंड ऑफ और लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन को बर्दाश्त कर पाएंगे, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को. मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से लेके वो 70 डिग्री सेल्सियस में कोई ऑर्गेनिज्म आपका सरवाइव कर पा रहा है, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म है जो केवल 40 से 60 के बीच में कर रहा है. तो सर्वाइवल जो जोन है किसका चौड़ा है, वाइड है? यूरीथर्मल. 20 से 70 तक सरवाइव कर रहा है. यूरीथर्मल जो 20 से 70 तक सरवाइव कर रहा है, और वैसे वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंट एनिमल को यूरीथर्मल कहेंगे. यूरी कहीं भी लगेगा, इट मीन्स वाइड रेंज, but a vast majority of them are restricted to narrow range of temperature. Such organisms are called stenothermal. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका जो टॉलरेंट का जोन है, टॉलरेंट मतलब बर्दाश्त कर पाना, लिविंग एरिया और टॉलरेंट का जो जोन है वो काफी कम है. जैसे पोलर बियर का काफी कम है, वो उसके एक पर्टिकुलर माइनस टेम्परेचर चाहिए, उसको अगर उठा के हम लोग
माइनस, अगर वो 0 डिग्री पे रह रहा है तो हम अगर 10 डिग्री सेल्सियस या 20 पे भी ला दे रहे हैं तो उसकी सर्वाइबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी. सो दे आर स्टीनोथर्मल. The levels of thermal tolerance of different species determine a large extent the geographical distribution. और ये geographical distribution पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस की. वहां पे ये जैसे हम लोग जो टेम्परेट रीजन के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना वो यूरीथर्मल रहते हैं, क्योंकि टेम्परेट रीजन में ठंडा से लेके थोड़ी बहुत गर्म तक रहता है. मतलब मीन्स अगर टेम्परेचर की बात है तो से लेके 50 चला जाता है. लेकिन अगर पर्टिकुलर ट्रॉपिकल की बात है तो वहां के ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर हो जाएंगे. पोलर की बात कर ले तो वहां बिल्कुल टेम्परेचर चाहिए. तो ज्योग्राफिकल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा ज्योग्राफिकल एरिया है, इस पे भी टॉलरेंस बढ़ता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के टॉलरेंस जोन डिपेंड करते हैं. In recent year, there has been growing concern about the gradually increasing average global warming. और इसीलिए अब जो है जो इकोसिस्टम है और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी खतरे में पड़ी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई है. ओवरऑल ही टेम्परेचर बढ़ रहा है. मींस पोलर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा तो बढ़ ही रहा है, ट्रॉपिकल का और बढ़ रहा है. मींस ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो स्टीनोथर्मल थे, मींस जिनको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ही था और उनका सर्वाइवल का जो एरिया था, टेम्परेचर का एरिया वो काफी नैरो था, तो उन सभी की सर्वाइबिलिटी अब खतरे में है. अब देखो पोलर बियर विलुप्त होते जाएंगे क्योंकि वहां का टेम्परेचर हाई रहा है. सो ये ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इज डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम. तो अब देखो 12th के क्लास में इस एस्पेक्ट से एबायोटिक फैक्टर को पढ़ना है कि कैसे ये इफेक्ट डाल रहा है. केवल आंसर में ये नहीं लिख देना है कि वाटर टेम्परेचर, लाइट आर द एबायोटिक फैक्टर्स. वाटर टेम्परेचर, लाइट, इसमें कैसे प्रकार के हो सकते हैं. स्टीनोथर्मल हो सकता है, यूरीथर्मल हो सकता है. क्या अब इफेक्ट पड़ रहा है, इस पे बहुत लॉजिकल और ओपन माइंड क्वेश्चन आता है. Water is another the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life of an earth originated in water and is unsustainable without water. Of course, without water, we cannot imagine the life of living. Its availability is so limited in deserts that only special adaptation make it possible for organisms to live here. अब इसकी अवेबिलिटी इतनी मतलब इफेक्ट डालती है कि डेजर्ट में, और इतना ये लिमिटेड है कि वहां के ऑर्गेनिज्म को इस वाटर के कारण बहुत सारे अपने बॉडी में एडेप्टेशंस लाने पड़े. जैसे प्लांट में तो बहुत भयंकर एडेप्टेशन आया, कोई बोल सकता है क्या? मैम जैसे कि डेजर्ट में थॉर्न्स बनने लग गए लीव्स, ताकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो, और जहाँ जैसे कि मेघालय साइड लीव थिक और वैक्सी होने लगे कि वहाँ पानी रुके ना, पानी बह जाए. हाँ, ये वेरी गुड. जैसे डेजर्टी प्लांट कैक्टस, उसमें पूरा स्टेम जो मॉडिफाइड कर स्पाइंस स्टेम जो है मॉडिफाइड करके आपके कैक्टस के वो फ्लेशी पार्ट में जो ग्रीन हो गया, स्टेम ग्रीन और लीफ का फंक्शन करने लगा. चूंकि लीफ में स्टोमेटा ज्यादा होता है तो लीफ क्या हो गया, थॉर्न हो गया, कांटेदार हो गया, उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, स्टोमेटा का प्रेजेंस कम है और स्टेम मॉडिफाइड गया के फंक्शन में. कैक्टस हो गया, अपोन्सिया हो गया, ये सभी एडेप्टेशन है ऑफ प्लांट्स इन deserty region. The productivity and distribution of plants also really depend on. You might think that organisms living in ocean, lakes, rivers should not face any water demand, but it is not true. Oceans, lakes and rivers उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर चाहिए. अगर उस टाइप ऑफ वाटर उनको नहीं मिलेगा तो वहां हर जगह पानी पानी रहेगी, लेकिन फिर पानी के अभाव में ही मर जाएंगे वो. क्वालिटी also the aquatic organisms the quality, मैं बोली ना, the quality, chemical composition, pH. अब हम
कोई मछली है रिवर में रह रही है और ड्यू टू एक्टिविटी हम रिवर का पीएच चेंज हो गया, रिवर की क्वालिटी चेंज हो गई, वो पॉल्यूटेड हो गया, तो पानी तो उस मछली को है, लेकिन क्या वो रह पाएगी, जीवित पाएगी? नो मैम। नो मैम। नहीं, नहीं रह पाएगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर चेंज कर गया। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड इन पर सेकंड इज लेस देन 5 इन आइलैंड, ये सब देख लेना। हाइपरसलाइन लैगून सम ऑर्गेनिज्म टॉलरेट, वही अगर रेंज ऑफ सैलिनिटी को अगर कोई ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है तो यूवी कहेंगे, और नैरो ऑफ कर सकता है तो एस्टिमोहाइलाइन कहेंगे। सेम वर्ड है, मतलब साल को डिनोट करता है, वही वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म साल्ट कंसंट्रेशन बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, तो उसको यूरी हलाइन कहेंगे। शॉर्ट रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन को बर्दाश्त करेगा, जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से तुमको बताएं, इकाइनोडर्माटा एक्सक्लूसिवली और बोलाइनोग्लोसस इसलिए मराइन रीजन में पाया जाता है। अब उसको गंगा के पानी में डाल देंगे, वो जीवित रहेगा? नो मैम। मैम क्योंकि No, उसमें ma'am. सॉल्ट का नहीं लेवल रहेगा। कम होगा तो कैसे जिंदा? यस, तो साल्ट का कंसंट्रेशन है, उसको उस साल्टी एनवायरनमेंट से करने की आदत है, और ये यहाँ एकदम पानी ही पानी होगा जिसमें सॉल्ट कम है, उसके कारण इसकी यहाँ so this type of adaptations are required by the organism. Now come to the light. Since plant produces food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available, so of course the presence of sunlight with productivity of that area. इसलिए वो को हम कंसीडर करते हैं तो होगी या ज्यादा होगी? मैम थोड़ा धीरे बोलिए ना, आवाज बहुत कट रही है। सनलाइट हम अगर तो प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रही थी कि कहीं की प्रोडक्टिविटी को जब हम लोग देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहां सनलाइट कितना प्रेजेंट है, और सनलाइट को प्लांट्स जो है ग्रीन प्लांट्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इसका कंपेयर करें अगर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी इन कंपैरिजन टू डेजर्ट? मैम ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डेजर्ट। So many species of small plants like herbs and shrubs growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopy ट्री। अब देखो ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होते हैं, पेड़ बहुत सारे पेड़ काफी लंबे लंबे हो जाते हैं, तो
जैसे मकान के छत को हम लोग रूफ कहते हैं, तो जब पूरे लंबे लंबे ट्रीज एक छत नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट आर कॉल्ड एज कैनोपी। कैनोपी मीन्स एक तंबू लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, और उसके नीचे जितने प्लांट्स रहेंगे वो क्या होगा, उसको सनलाइट बहुत कम मिलने लगेगा। इसलिए जो नीचे वाले प्लांट रहेंगे वो या तो पैरासिटिक इन नेचर हो जाएंगे, या ऐसा एडप्ट हो जाएंगे कि वो कम कम बेचारे जो हाई कैनोपी से छन कर जो सनलाइट आएगा उसी में अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे। वो ऐसा एडेप्टेशन हो जाएगा उसमें। इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वेरिएशन, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है, वेरियस डाइवर्स प्लांट्स मिलेंगे वहां पे। For many animals too, light is important in that they use diurnal and seasonal variations in light intensity and duration, that is photo period. ऑफ कोर्स बहुत सारे एनिमल्स में भी, प्लांट्स में तो फोटो पीरियड मायने रखता ही है, बहुत सारे एनिमल्स में भी सीजनल वेरिएशन होते हैं। अब जैसे फ्रॉग एम्फीबियंस को माइग्रेट, हाइबरनेट करना रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप हो जाएगा तो ये सभी एक्टिविटी उनको प्रभावित करेगी। लाइट जो है उनको कब हाइबरनेट करना है, कब उनको हाइबरनेशन को ब्रेक करके बाहर निकलना है, ये सभी बॉडी फिजियोलॉजी में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द एबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड क्लोजली इनटू द टेम्परेचर, सिंस लाइट और सनलाइट का रिलेशनशिप, सनलाइट जहां रहेगा वहां लाइट और टेम्परेचर भी काफी हाई रहेगा। So the actual quality of solar radiation is also important. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms, while not all colored components of the visible spectrum are available for the marine plants living at different depth of the ocean. अब ओशन के जो डिफरेंट डेप्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें ये भी एडेप्टेशन रहता है कि वो सनलाइट के किस वेवलेंथ को कैच कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं। किसी को याद है कि सनलाइट इस तीनों एल्गी में से, रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी में से कौन सा एल्गी समुद्र के पे पाया जाता है? रेड, रोडोफाइसी। रेड, यस रेड एल्गी, रोडोफाइसी। यस रोडोफाइसी। इस रोडोफाइसी में कैपेबिलिटी है कि वो लो वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, मतलब काफी धीमी सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करेगा और उससे अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉइल, इट्स ऑल अबाउट लाइट। नाउ कम टू द सॉइल। सॉइल भी आपके टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल, आपका क्या कहते हैं, ट्रूमेंस वगैरह के बुक में तुम देखना काफी डिटेल में पाया हुआ है, लेकिन अभी तुम उस सभी टॉपिक पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और अभी हमारे पास वक्त भी नहीं है उतना डिटेल पढ़ने के लिए। सॉइल, द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। अब कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं लूमी सॉइल है। इस टाइप के सॉइल भी वहां के हैबिटेट पर अफेक्ट करते हैं। The nature and it varies. It is dependent on the climate. Climate पे है। Withering process, अब देखो यहाँ छत्तीसगढ़ में विदरिंग प्रोसेस काफी फास्ट है। यहाँ तो मैं तो देख रही हूँ कि मेरी बाउंड्री कुछ दिन में ईंटे की है, वो मिट्टी की हो जाएगी। इतना उस पे एल्गी और ये सब ग्रो करता है और फिर डेड होके क्या होता है, उस पे डिकम्पोज होके एक मिट्टी नुमा कवरिंग कर दे रहा है। दीमक कितना है। वेदर द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड how soil development occurred. Various characteristics of soil such as soil composition. Soil composition क्या हम लोग देखेंगे, ये पार्ट हमें प्रैक्टिकल करना है इकोलॉजी में, और ये करना है एक्टिविटी में। मैं आज दे रही हूँ तुम लोग को, इसका लिंक दे दूंगी लैब का। कंपोजिशन में हम लोग बताओ क्या देखेंगे। मैम की ह्यूमस कहाँ बैठा है मैम, वो क्लास में आप पिछले बार भैया लोग को कराए थे वैसी वाला ना? हाँ बिल्कुल, हाँ वही सॉइल। और ये सॉइल का
कोई भी एक्सपेरिमेंट डन है, ये बहुत इजी है और इस बार सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो 3-4 प्रैक्टिकल इस पे है, जो कि मानो मैं आज ओ लैब का लिंक भेज रही हूँ। और उसको एक बात और, ओ लैब के लिंक से जब सिमुलेटर पे क्लिक करोगे तो वो तुम लोग करके देखे, उसमें अगर ड्रैग करोगे तो ड्रैग होता है। स्टेप्स भी लिखे हुए होते हैं कि पिक दिस अप, तो जब वहां एरो लेकर जाओगे और पिक करोगे तो वो पिक होगा। मैं एक ना लाइव क्लास में लेकर बताऊंगी। सॉइल कंपोजिशन में हम लोग पढ़ते हैं कि मिट्टी बना किससे, इसमें कितना ईंटा है, पत्थर है, ह्यूमस है, सैंड है, ये सब। ग्रेन साइज मतलब उसके सॉइल पार्टिकल्स का साइज। एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब परकोलेट करना, मीन्स दिस वर्ड परकोलेशन मतलब पानी छनकर सॉइल से कितना नीचे गिर रहा है। ओके, ये रेट हमें पता नहीं है। इसमें एक्सपेरिमेंट की पैरा तुम्हारे इकोलॉजी के हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब वाटर जो सॉइल जो है वो अपने वाटर कितना एब्जॉर्ब करके रख सकती है, होल्ड कर सकती है। जैसे एक सैंड सॉइल वाटर को होल्ड कर सकता है कि या एक क्ले सॉइल। मैम फिर से पूछिए। एक सैंडी सॉइल वाटर को ज्यादा होल्ड करेगा या एक क्लेई सॉइल? क्लेई सॉइल। मैम क्लेई सॉइल। Clay soil. यस यस यस, क्लेई सॉइल, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफी क्लोज होंगे और अपने वो पानी को होल्ड कर लेंगे। और जैसे सोचो ना कि एक 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 ऐसा पेपर ले है जिसे हम लोग वो पेपर हैंकी है ना, पेपर हैंकी लेते हैं और एक मोटा पेपर लेते हैं। दोनों में से पानी ज्यादा कौन देर तक अपने में रखेगा? जो मोटा पेपर है। और जो पतला रहेगा वो क्या होगा? या अलग अलग रहेगा, या छन्नी टाइप रहेगा, फिल्टर टाइप रहेगा। उससे क्या होगा? पानी परकोलेट कर जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा। और पानी अगर सॉइल में टिक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मींस दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। परकोलेशन मतलब पानी गिर जाना, परकोलेटिंग रेट। तो सैंड का परकोलेटिंग रेट हाई रहेगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या रहेगा? लो। लो, यस, लेस, वेरी गुड। और अगर क्लेई सॉइल है तो उसका परकोलेशन रेट लो रहेगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई रहेगा। तो ये दोनों जो टर्म है आपस में कोरिलेटेड है और इनवर्सली है। तो इसका रेट हम लोग जान के ना सॉइल के टेक्सचर को और सॉइल टाइप को पहचानेंगे। दिस ऑल टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर practical. 2 or 3 practicals are included in this para. These characteristics along with parameters such as pH भी हम लोग मेजर करते हैं। pH ये है, प्रैक्टिकल में है। मिनरल कंपोजिशन तो नहीं करते हैं अभी। टोपोग्राफी, वो कैसा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ गड्ढा है, इस टाइप का टोपोग्राफी मतलब उसका बनावट कैसा है। डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन एनी एरिया। दिस इन टर्न dictates the type of animal that can be supported. Similarly, in aquatic environment, sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. Benthic animals, दो तरह के animals होते हैं, नेक्टिक एनिमल्स एंड बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में आई थिंक कि स्थिर रहते हैं। बेंथोस, सेडिमेंट मतलब दो प्रकार के जीव हो सकते हैं, या तो वो पानी में स्थिर रहे, सेडिमेंट्री रहे, या वो मूवमेंट करते रहे। तो मुझे लगता है बेंथिक एनिमल मूवमेंट करते हैं और नेक्टोस वहां पे रखते हैं, एक ही जगह रहते हैं। दोनों दूसरे के अपोजिट है बेंथिक एनिमल्स। ये तुम एनिमल क्लासिफिकेशन में मैं ये टर्म जरूर बताई होंगी। बेंथिक एनिमल जो कि एक स्टैग्नेंट मैम आप वाटर में शायद पाए बताए जाते थे हैं। कि ये वो होते हैं जो सी बेड के आसपास पाए जाते हैं समथिंग।
और ये मूवमेंट हाँ, नहीं ये करते। कुछ इसी तरह के हैं। यस, देन मूवमेंट, देन सिडेंटरी है ये बेंथिक एनिमल्स। और तो इनको वहां पे कैसा सॉइल है, इनका जो फ्लोर है वो किस सॉइल है, किस टाइप का, ये एनिमल्स पे, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालेगा, एनिमल्स के लाइफ पे इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ मैम पे हम लोग स्पॉन्जेस पढ़े वगैरह इसी द में आते हैं क्या? एबायोटिक फैक्टर। नहीं, वो मूव हाँ, करते हैं। इसमें स्पॉन्जेस आते हैं। तो मैम लेकिन उन स्पॉन्जेस लोग तो मूव करते हैं ना। लैक्टोस एंड बेंथोस में हम लोग डिफाइन किए। स्पॉन्जेस की वो बात कर रही है, कोरल्स। यस, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक फिनिश हुआ, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एबायोटिक फैक्टर्स। तो देखो, शुरू से हम लोग क्या पढ़े हैं, द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का डिफरेंट लेवल पढ़े, जिसमें हम लोग पढ़े व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड देन व्हाट इज बायोम। ओके, उसके बाद हम लोग बायोम का डेफिनेशन पढ़े कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो वेजिटेशन पाया जाता है, जब हम उसकी बात करते हैं उसको बायोम कहते हैं। और बायोम क्यों बना, डिफरेंट बायोम्स की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई? मैम क्योंकि अर्थ जो टिल्ट है और उसके रिवॉल्यूशन के कारण, डिफरेंट टेम्परेचर, रेनफॉल के कारण। यस, डिफरेंट टेम्परेचर, हाँ, रेनफॉल, टेम्परेचर, सीजन डिफरेंट है, इसके कारण डिफरेंट बायोम्स है। फिर इस जो ये जो ग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़ लेना एकदम अच्छे से, और पूरे बायोम्स का नाम याद कर लेना। ये इंडिया के टेम्परेचर और रेनफॉल से रिलेटेड इतने तरह के बायोम्स है, 1 2 3 4 5 6। डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द एबायोटिक फैक्टर्स, इन विच वी रेड अबाउट द टेम्परेचर, द वाटर एंड द सॉइल एंड लाइट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स कैसे देते हैं अपने आप को। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसको यूरोथर्मल है, मतलब हम लोग ठंडी में भी रह लेते हैं और गर्मी में भी रह लेते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे कर पाते हैं, और क्यों एक मेढक और या चिड़िया या कोई दूसरी जानवर ऐसा नहीं कर पाता है, ये ऐसा क्यों है? तो क्यों नहीं हम लोग भी मेढक की तरह, जैसे टेम्परेचर हाई है तो सॉइल में घुस जाए, ऐसा तो हम लोग करते नहीं है। हम लोग एडप्ट करते हैं, ठंडी आती है तो हम लोग दांत किटकिटाना स्टार्ट कर देते हैं, हाथ रखते हैं, वार्म अप करते हैं। तो ऐसा वार्म अप वो फ्रॉग क्यों नहीं कर पाते हैं जैसा हम लोग करते हैं? ये इसका हम लोग बेसिक रीजन अभी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये फिगर 13.3 को समझना। तो आप लोग तुम लोग इस पूरे टॉपिक को पढ़ के रखो। कल इसी वक्त मैं इस टॉपिक को मैम कल 1 बजे क्लास लोगे ना? कल 1 बजे इसी टॉपिक को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक को देखेंगे। ओके।